नमस्कार साथियों, विजय पिंगोलिया क्लासेस में एक बार और आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारा चौहान वंश चल रहा था, उसके अंतर्गत हम रणथंभौर शाखा पढ़ चुके थे, सांबर शाखा पढ़ चुके थे। नेक्स्ट शाखा पढ़ते हैं हम जालोर शाखा, जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत है चौहान वंश। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम पहले शासक की जिसकी चर्चा करते हैं वह कृतिपाल। नाडोल शाखा के कृतिपाल ने 1181 में परमारों को, जालोर के परमारों को हराकर जालोर शाखा की स्थापना की। दोस्तों, नाडोल शाखा के कृतिपाल ने 1181 में जालोर के परमारों को हराकर जालोर शाखा की स्थापना की। अब हम नाडोल शाखा की बात कर रहे हैं तो नाडोल शाखा का आपको पता ही है, हमने पूर्व क्लास में आपको बताया था कि वाकपति राज के पुत्र लक्ष्मण सिंह ने इसकी स्थापना की थी, यानी संस्थापक था। लक्ष्मण सिंह संस्थापक था। ठीक है, ये था नाडोल शाखा का। इसने नाडोल दुर्ग भी निर्माण करवाया, नाडोल दुर्ग का निर्माण भी करवाया। ठीक है, लक्ष्मण सिंह संस्थापक थे, नाडोल दुर्ग का निर्माण भी करवाते हैं। अब इन्हीं के जो वंशज होते हैं आगे कृतिपाल, नाडोल शाखा के अंतर्गत ही कृतिपाल ने 1177 में कृतिपाल ने चित्तौड़ के सामंत सिंह को हराया। वो चित्तौड़ पर अधिकार किया। उसके बाद में कुमारपाल, जो सामंत सिंह के भाई थे, उन्होंने पुनः चित्तौड़ हथिया लिया। कुमारपाल ने पुनः चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। यह घटना थी दोस्तों 1177 की। 1181 में यह घटना हुई हमारी। 1181 में परमारों से जालोर छीना। 1181 में परमारों से क्या किया? जालोर छीना। अब जालोर शाखा की तरफ बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो प्रथम शासक होते हैं हमारे कृतिपाल। कृतिपाल की हम चर्चा करते हैं। प्रथम तो यह जालोर शाखा के संस्थापक थे। जालोर शाखा के संस्थापक थे। जालोर शाखा के क्या थे? संस्थापक थे या स्वतंत्र शासक थे। स्वतंत्र शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है मैं इसी के अंतर्गत मुणोत नैणसी ने इसे कि तू एक महान सेनापति है या राजपूत है ऐसा कहा। मुणोत नैणसी ने इसे एक कथन कहा कि तू एक महान सेनापति राजपूत है। ये कौन कहता है? मुणोत नैणसी। सुंदा अभिलेख में राजेश्वर उपाधि मिलती है इसकी। सुंदा अभिलेख में राजेश्वर उपाधि मिलती है हमारे इसकी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1182 में इनकी मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद नेक्स्ट शासक बनते हैं समर सिंह। समर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री लीला देवी का विवाह, लीला देवी का विवाह भीम सिंह द्वितीय से किया, भीम सिंह द्वितीय से, जो कि चालुक्य शासक थे गुजरात के, से किया। इसके बारे में इतनी चर्चा मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं उदय सिंह। उदय सिंह, जिनके अगर हम शासनकाल की बात करें तो वो था 1205 से 57, ये इसका शासनकाल था। इसकी अगर हम बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं इनके बारे में कि इनके शासनकाल में चौहानों का, जालोर के चौहानों का, जालोर के चौहानों का विस्तार या समृद्ध काल रहा, विस्तार या समृद्ध काल रहा। इनके शासनकाल के अंतर्गत चौहानों का, उदय सिंह के शासनकाल के अंतर्गत डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर के चौहानों का विस्तार या समृद्ध काल रहा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो इल्तुतमिश का आक्रमण, इल्तुतमिश का आक्रमण, इसने 2 बार आक्रमण किए, 1228 में किया प्रथम आक्रमण, जिसमें असफल रहा और 100 ऊंट और 20 घोड़े लेकर लौट गया। नेक्स्ट आक्रमण किया, द्वितीय आक्रमण किया इसने। उस दौरान हमारे जो उदय सिंह थे उन्होंने चालुक्य के साथ संधि कर ली थी। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि इसने तो पहली बार में अकेले नहीं मेरे को धूल चटा दी, तो दूसरी बार तो इनके साथ में चालुक्य भी हैं, तो वो वापस लौट गया बिना युद्ध किए। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपने क्या नाम से नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1254 में आक्रमण किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1254 में आक्रमण किया, जो भी क्या रहा, असफल। कैसा रहा? असफल रहा। कब किया? 1254 में नसरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया। ठीक है, इल्तुतमिश के पुत्र थे ये। इंडियन हिस्ट्री में विजय सर ने आपको पढ़ाया होगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट थे, इसी के अंतर्गत इन्होंने गुजरात के लवण प्रसाद को भी हराया। इन्होंने गुजरात के लवण प्रसाद को भी हराया। नेक्स्ट हमारे शासक की बात करें हम, वो आते हैं चाचिक देव की तरफ। यहीं पे चर्चा कर लेता हूं मैं इसका। चाचिक देव, इसके अगर शासनकाल की बात करें दोस्तों तो 1257 से 82 तक इसका शासनकाल क्या रहा दोस्तों? 1257 से 82 तक इसका क्या रहा? शासनकाल रहा। इसके अंतर्गत दोस्तों इतनी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है, बस ये मिलती है इन्होंने महाराजा धीराज उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की क्या करी? उपाधि धारण की। और एक और जानकारी मिलती है इनके समय की, वो थी इनके समय अपने नसरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया था। जो कि असफल रहा। नेक्स्ट शासक की हम चर्चा करते हैं, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हम रिमूव करते हैं, फिर नेक्स्ट शासक की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया? नेक्स्ट शासक है दोस्तों हमारा सामंत सिंह। सामंत सिंह, इसके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1282 से 96 तक 96 तक इसका क्या रहा? शासनकाल रहा। इसके समय दोस्तों क्या नाम से अपने जलालुद्दीन खिलजी वो थे, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जलालुद्दीन आक्रमण किया, जिसे भी असफल कर दिया गया। असफल कर दिया किसने किया? सामंत सिंह ने असफल कर दिया। यह राजगद्दी त्याग कर अपने पुत्र को शासक बनाता है। नेक्स्ट शासक की अगर हम चर्चा करें तो वो कौन है? हमारे कानड़ देव। कानड़ देव की चर्चा करते हैं हम, तो इसका शासनकाल की बात करें तो 11 तक रहा था, 1311 तक। 96 से 1311, ठीक है, यह इसका शासनकाल था। अगर इसकी पत्नी का नाम बात करें, पत्नी तो जेतल देवी। अगर पुत्र की बात करें तो विरमदेव। ये क्या है? इनके पुत्र और पत्नी। कानड़ देव की अगर हम बात करें, मतलब जालोर के अगर इसकी जानकारी मिलती है हमारे कानड़ देव के बारे में, सामंत सिंह के बारे में, इनकी जानकारी के स्रोत क्या है? यानी जालोर के चौहानों की जानकारी के स्रोत, चौहानों के जानकारी के स्रोत। तो इसमें हमारा प्रथम है जालोर प्रशस्ति। जालोर प्रशस्ति। नेक्स्ट हमारा इसमें कानड़ देव प्रबंध। विरमदेव सोनगरारी बात, विरमदेव सोनगरारी बात। कानड़ देव प्रबंध, विरमदेव सोनगरारी बात, जालोर प्रशस्ति, अपना खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू, ये हमारे कुछ जानकारी के स्रोत थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आगे की, हमारे इसके युद्ध के क्षेत्रों की, मतलब युद्ध कैसे हुए, क्या हुए, उसकी हम चर्चा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। संघर्ष, मतलब अलाउद्दीन से इसके संघर्ष कैसे थे, मतलब हम कारण की बात कर लेते हैं, अलाउद्दीन से संघर्ष के कारण, अलाउद्दीन से संघर्ष के कारण। प्रथम कारण की अगर हम बात करें, अलाउद्दीन से प्रथम कारण की अगर हम बात करें तो क्या है? कानड़ देव प्रबंध के अनुसार, कानड़ देव प्रबंध के अनुसार क्या गया है कि जो गुजरात का जो हमारा सेना गई थी हमारी अलाउद्दीन की 1298 में, गुजरात के अंतर्गत जो हमारी 1298 के अंतर्गत जो एक सेना भेजी गई थी 2 गुटों के अंतर्गत, 1298 में जब गुजरात के लिए हमारी वो गई थी सेना, मतलब अलाउद्दीन की, तो उस दौरान क्या है, कानड़ देव ने इनको रास्ता नहीं दिया। एक कारण तो यह माना जाता है किसके द्वारा? कानड़ देव प्रबंध के द्वारा। गुजरात अभियान
को रास्ता ना देना, रास्ता ना देना। सेकंड कारण की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो हैं जो मानते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इसको क्या बताते हैं? राजनीतिक महत्वाकांक्षा, यानी आक्रमण के जो कारण थे उसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा। तीसरे कारण की बात करें मुहनोत नैन्सी, मुहनोत नैन्सी, मुहनोत नैन्सी ने क्या बताया कि मतलब अपने कानड़देव ने क्या है अलाउद्दीन की अधीनता मान ली, लेकिन वह उसके दरबार में नहीं गया, विरमदेव को भेजा, है ना। तो विरमदेव जब उस दरबार में गए जाते थे तो अलाउद्दीन की एक पुत्री थी फिरोजा, उसे क्या है विरमदेव से प्रेम हो गया, बट जब इनका निकाह की बात आई तब विरमदेव ने निकाह से मना कर दिया। तो यह एक युद्ध का कारण कौन मानता है? मुहनोत नैन्सी। ठीक है दोस्तों, लिखने की जरूरत है क्या? फिरोजा से विवाह का, फिरोजा से विवाह का कारण, अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से विवाह का कारण जो विरमदेव को पसंद करती थी, ये कौन मानता? मुहनोत नैन्सी। नेक्स्ट हमारे पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फरिश्ते के अनुसार, तारीख फरिश्ता के अनुसार। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार, इसकी पुस्तक का नाम था तारीख फरिश्ता, है ना। उसके अनुसार क्या मानता है कि जब राजपूत शासक इसके अलाउद्दीन के दरबार में बैठे थे उनमें से कौन थे? कानड़देव भी थे। तब उन्होंने अलाउद्दीन ने एक कथन कहा कि मेरे सामने जितने भी राजपूत शासक है वो सब मुझसे युद्ध करने, मतलब मुझसे डरते हैं, मुझसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। तब यह बात क्या है कानड़देव को बुरी लगी, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए, हम बताएंगे कि राजपूतों की ताकत क्या है। तो उस समय उनका कुछ समय का वक्त था। तो ये कौन मानता है? फरिश्ता। एक पांचवा कारण और भी मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। वह क्या मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा कि जो जालोर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, ये जो दुर्ग है ना, ये अपने उत्तरी भारत व मतलब इनके जो शासन के क्षेत्र को, दक्षिणी भारत को जो इनके शासन क्षेत्र थे अलाउद्दीन खिलजी के, इनके सभी के जो केंद्र बिंदु को इनको ना, तो इनका एक सामरिक महत्व था इन दुर्गों का, उन क्षेत्रों पे आधिपत्य जमाने के लिए। तो एक गढ़ के रूप में उसको एक मानते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। सिवाना दुर्ग के पतन का प्रथम आक्रमण, सिवाना का पतन 1308, सिवाना का पतन, प्रथम आक्रमण और सिवाना का पतन। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, उससे पहले सिवाना को जीतना पड़ता था। तो सिवाना के उस समय शासक थे शीतल देव, शीतल देव। इनकी पत्नी का नाम था मेणा दे, मेणा दे। ठीक है, जब 1308 में यहां पर आक्रमण किया गया, 1308 में आक्रमण किया गया अलाउद्दीन की सेना के द्वारा, तब यहां पे शीतल देव के द्वारा केसरिया धारण किया गया और मेणा दे के द्वारा सिवाना का प्रथम हुआ। वो कब हुआ? 10 नवंबर 1308। 10 नवंबर 1308 में दोस्तों सिवाना का पतन हो गया और सिवाना का प्रथम शाखा हुआ, है ना दोस्तों। अगर हम इसकी बात करते हैं सिवाना के इसकी, तो जब इसका पतन हो गया था तो इसका नाम खैराबाद रखा, खैराबाद रखा। खैराबाद नाम रखा किसने? अलाउद्दीन। इसको जीतने के बाद, जीतने से पूर्व यहां पे एक देश राजद्रोही भी थे, भावले सरदार, भावले सरदार। इन्होंने सिवाना के दुर्ग के जो जलाशय है उसमें गोरक्त मिला दिया था, गोरक्त मिला दिया था, जिससे इनको न चाहकर भी युद्ध करना था, क्योंकि इनके पास पीने के लिए एक स्वच्छ जल भी नहीं बचा था। तो उन्होंने 10 नवंबर 1308 में युद्ध किया, सिवाना का दुर्ग का पतन हुआ। उसका बाद में अलाउद्दीन ने इसका नाम खैराबाद रखा, है ना। और इसका वो जो प्रशासक नियुक्त किया वो था कमला उद्दीन गुर्ग,
कमलाउद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा करते हैं हम दूसरा आक्रमण और जालोर का पतन कब हुआ? 1311। दूसरा आक्रमण और जालोर का पतन। दोस्तों कमलाउद्दीन जो गुर्ग है इसके नेतृत्व में सेना भेजी गई, मतलब ये खुद भी आया, लेकिन ये जब सेना लेकर आया जालोर दुर्ग पर, एक बिंदु भी लिखी लेते हैं यहाँ पे, सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। कमलाउद्दीन गुर्ग जब जालोर की तरफ बढ़ा सेना लेके युद्ध के लिए, तब इन्होंने वहां पे घेरा डाले रखा। काफी लंबे समय तक इन्होंने घेरा डाले रखा, परंतु इन्हें कोई कमजोर कड़ी नहीं मिल रही थी कि जालोर दुर्ग के अंतर्गत घुसा जाए। तब एक थे इनके यहाँ पे प्रथम प्रयास भी किया था इन्होंने, 2 प्रयास किए थे। प्रथम प्रयास उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम, 1209 में किया था, है ना। इसके अंतर्गत दोस्तों मलकाना का युद्ध हुआ। तो यह प्रथम प्रयास के अंतर्गत सिवाना का दुर्ग नहीं जीत सके। इस दौरान दोस्तों हमारे जो वीरम देव थे, कानड़ देव के पुत्र, उन्होंने सेना को खदेड़ दिया। मतलब जो हमारे कमलाउद्दीन गुर्ग है, इनकी सेना को खदेड़ दिया वीरम देव ने, और इनके सेनापति थे शम्सखा, उनको कैद कर लिया। शम्सखा को कैद कर लिया गया। शम्सखा को क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। कौन से युद्ध में? मलकाना के युद्ध में। द्वितीय प्रयास की बात करते हैं हम, द्वितीय प्रयास, जिसके अंतर्गत हमारा 1311 में सिवाना का पतन हो गया था। द्वितीय प्रयास के अंतर्गत जब सेना वापस आई, तो उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे एक द्रोही था, जब उन्होंने घेरा पुनः डाल लिया था, तो उस समय इनके मतलब यहाँ पे कानड़ देव का एक राजद्रोही था, उसका नाम था सरदार बिक्का। इसने क्या किया दोस्तों? अलाउद्दीन के वहां से मिला, उनसे कहा कि मुझे इस दुर्ग के कमजोर हिस्से का पता है ना। तो उसने अलाउद्दीन ने इसे लालच दिया कि हम तुम्हें वहां का शासक बना देंगे, है ना। तो यह इस लालच में आ गया और वहां का दुर्ग का कमजोर हिस्सा बता दिया। जब शाम को ये अपने घर पे आता है वापस, तो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम राजा बनने वाले हैं, तुम रानी बनने वाली हो, है ना। तो जब ये बताते हैं, तब इसकी रानी, क्षत्रिय रानी ने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया और सोते हुए अपने पति का क्या कर दिया? गला काट दिया। और यह बात, जो ये चर्चा थी, जो ये कमजोर हिस्से की जो चर्चा थी, जो अलाउद्दीन से उन्होंने कही थी, वो जाके अपने कानड़ देव को बताते हैं। जब कानड़ देव को इसकी चर्चा के बारे में बताते हैं, तब केसरिया धारण किया जेतल देव के नेतृत्व में, जोहर किया जेतल देव के नेतृत्व में। दोस्तों वहां पे मैणा देव के नेतृत्व में किया गया था सिवाना में, यहाँ पे जेतल देव के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, जेतल देव के नेतृत्व में जोहर किया गया 1311 में। जालोर का प्रथम शाखा था, दोस्तों यह भी हमारा सिवाना का प्रथम शाखा था। कौन सा? 10 नवंबर 1308 में क्या था? सिवाना का प्रथम शाखा। जालोर का शाखा हुआ दोस्तों, इसके अंतर्गत कानड़ देव ने केसरिया धारण किया। उनके जेता, देवड़ा, जेत, ये आदि जो सेना नायक थे, सामंत थे, उन सबों ने रणभूमि के अंतर्गत क्या करी? वीरगति प्राप्त की। और हमारे वीरमदेव जी थे, जो अपनी अपनी आशापुरा माता, यानी अपनी आशापुरा, वीरमदेव आशापुरा माता मंदिर के आगे पेट में खंजर
मारकर हत्या कर लेते हैं, हत्या कर लेते हैं। वीरमदेव पेट में खंजर मारकर हत्या कर लेते हैं। उसके बाद में जब ये विजय हो जाती है अपने अलाउद्दीन की, तब उसका नाम वह खैराबाद रखते हैं। खेरा नहीं, सॉरी दोस्तों, खैराबाद तो उसने यहाँ पे रखा था। उसके बाद में इसका नाम वो क्या रखते हैं, जलालाबाद। जलालाबाद नाम इसका रखते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर, सिवाना दुर्ग के अंदर फिरोजा का मकबरा बनाते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण करवाते हैं, अलाई दरवाजा बनाते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों, इसके अंतर्गत नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो कानड़ देव का भाई था मालदेव। मालदेव ये उस समय वहां से बचकर निकल जाता है, लेकिन बाद में यह अलाउद्दीन की जो था उसका आश्रय ग्रहण कर लेता है। उसके बाद में मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया जाता है, यानी चित्तौड़ इसे दे दिया जाता है। इस मालदेव के बारे में हम चर्चा करेंगे चित्तौड़ वाले वंश के अंतर्गत, जिसमें चूड़ा राठौड़ ने इसकी पुत्री से विवाह करके इसके मतलब चित्तौड़ को पुनः प्राप्त किया था, वह राणा शाखा की स्थापना की थी। यह हम चर्चा करेंगे गुहिल वंश के अंतर्गत। हमारा ये जो जालोर वंश था वो यहीं तक ही था दोस्तों, और हमारे इसी के साथ में चौहान वंश भी समाप्त होता है। चौहान वंश में दोस्तों वैसे तो कोटा की शाखा है, बूंदी की शाखा है, ऐसे और शाखा हैं, सिरोही की शाखा है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं है राजस्थान पुलिस में, तो हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वंश होगा गुहिल वंश। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।